शिवांगी जैन। वीआईपी न्यूज के यूपी स्टेट हेड शिशिर शर्मा ने अनुसूचित जाति राज्य मंत्री लालजी प्रसाद निर्मल से खास चर्चा की। इस दौरान लालजी प्रसाद निर्मल से कई मुद्दों पर खास बातचीत की गई और अनुसूचित जाति के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए चर्चा की गई। देखिए वीआईपी न्यूज की एक खास पेशकश। मेरे साथ हैं डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी। ये अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं। आइए इनसे जानते हैं कि प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं इनके पास और किस तरीके से उनका उत्थान करेंगे। सर क्या प्लानिंग है? शर्मा जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम प्रदेश के अनुसूचित जातियों के रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करता है। 1975 से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों को रोजगार परक बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं और इसमें अभी तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, हमारी दुकान निर्माण योजना, सिलाई मशीन योजना, ड्राई क्लीनिंग योजना जैसी तमाम योजनाएं थीं जिसके माध्यम से हमने रोजगार से जुड़ा लोगों को। विशेष रूप से यह हमारी योजना जो बीपीएल के दलित थे, एकदम हाशिए के, और ख़ासकर से जिनकी आमदनी शहरी क्षेत्रों में 56,000 रुपये के आसपास थी और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000 रुपये वार्षिक आय। आप सोच सकते हैं कि आय सीमा बहुत कम थी। मेरे योगदान करने के बाद हम लोगों ने इस पर विचार किया और कहा कि अनुदान भी 10,000 रुपये बहुत ही न्यून राशि थी और इनकम लिमिट इतनी कम थी कि उनके इनकम सर्टिफिकेट बनने में भी दिक्कत होती थी। हम लोगों ने इसे भारत सरकार को लिखा और प्रधानमंत्री जी के यहाँ इस पर सबने विचार हुआ और एक लंबे मंथन के बाद अब पूरे देश में, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना लागू कर दी गई और उसमें हमारी जो अनुदान राशि है वह 10,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दी गई है और जो आय सीमा थी मिनिमम 2.5 लाख रुपये कर दिए गए हैं कि 2.5 लाख रुपये से जो निम्न वर्ग के लोग होंगे उनको हम प्राथमिकता देंगे। शेष लोगों के लिए मुक्त कर दिया गया है एकदम। अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति हमारी रोजगार, हमारी योजनाओं का लाभ ले सकता है। सर, एक प्रॉब्लम होती है कि आयोग अपनी तरफ से तो प्रयास करता है और योजनाएं जो लागू होती हैं, जो योजनाएं आप लोग लाते हैं उनको क्रियान्वयन के लिए पूरी तरीके से होते भी हैं, लेकिन समस्या आती है कि जब ये लोग जो अभ्यर्थी हैं वो जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में उनको बैंक लोन नहीं करती, उस समस्या से कैसे निपटेंगे? क्या देखिए, ये जो हमारी योजनाएं हैं स्वभावतः ऐसा होता था कि जिन समूहों के लिए हम अनुदान देते थे वो बहुत ही लोअर इनकम ग्रुप के लोग हुआ करते थे, तो बैंक उनको लोन देने में काफ़ी अड़चनें पैदा करती थी। इस चीज़ से हम लोग वाकिफ थे और कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे, चीफ सेक्रेटरी स्तर पे बैठकें भी हुई और बैंकर्स जो उनके साथ भी बैठकें हुई। जिले स्तर पर भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होती रहती है। आपने जो बात बताई वो एक महत्वपूर्ण कारक है जिससे कि तमाम लोग लाभान्वित नहीं हो पाते, लेकिन अब जो हमारे लाभार्थी हैं वह सक्षम दलित भी हैं जिनको बैंकों को लाभान्वित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी यह योजना है, अब तक हम केवल 15 लाख रुपए तक का योजनाओं को कवर करते थे। अब हमारी जो योजनाएं होंगी अनलिमिटेड होंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन सकेंगे, दलित उद्यमी बन सकते हैं। अभी तक जितनी भी रोजगार योजनाएं थी उसमें न तो प्रशिक्षण की व्यवस्था थी उस तरीके से और न ही उनको मार्केट कैसे उपलब्ध होगा इस पे चिंतन होता था।
लेकिन प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना जो है हमारी, वो पूरी तरह से एकदम परिपक्व योजना है। हम उनका प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे, ये दलित बाहुल्य गाँव के लिए है, तो उनका हम प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे। और जैसे उन्होंने पशुपालन का प्रोजेक्ट लिया कोई, तो हम क्लस्टर में, जैसे अनुसूचित जाति का कोई गांव है तो उसमें 4 या 10 या 15 एक क्लस्टर बनाएंगे लोगों का, और ये समूह में काम करेंगे, एक क्लस्टर के रूप में काम करेंगे। होगा उनका इंडिविजुअल, लेकिन अगर हम पशुपालन का कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति दुग्ध का रोजगार करेगा, कोई उसका पनीर बनाएगा, कोई उसकी अन्य सामग्री बनाएगा। इस प्रकार से एक हम इकोसिस्टम वहाँ पर डेवलप करेंगे, और इसके लिए हम उनको विधिवत प्रशिक्षण देंगे। सर, एक बहुत बड़ी समाज में विसंगति है, और ये समस्या भी है, विसंगति नहीं कहेंगे, हम उसको समस्या कहेंगे। छुआछूत की बीमारी बहुत है समाज में। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि समाज का जो सबसे निचला वर्ग है, वाल्मीकि समाज, मुझे लगता है कि सबसे निचला और सबसे परेशान वर्ग है, जो सदियों से लोगों का मैला ढोने का काम करता रहा, आज भी वो इस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसको कुछ ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए, कुछ ऐसे कार्यक्रम उसके लिए लाए जाएं जिससे कि वो समाज के सभी वर्गों के साथ उठे बैठे, और उसके अंदर की जो एक भावना है, जो एक गिल्टी है, वो गिल्टी निकलनी चाहिए। उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है? शर्मा जी, आपने बहुत माकूल प्रश्न किया। उत्तर प्रदेश में जो हाथ से मैला उठाने वाले लोग थे, उनकी संख्या हम लोगों ने आकलन करवाई थी, करीब 32,000 लोग। 32,000 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया जो इस पेशे से जुड़े हुए थे, और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और उस पेशे को छोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। उन लोगों ने इस पेशे को छोड़ा, और 40,000 रुपये पर व्यक्ति उनके खाते में हमने दिए, 32,000 लोगों को। और उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप हमारे रोजगार की योजनाओं से जुड़िए। भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, इस पे गहनता से विमर्श चल रहा है। और देखिए, ये जो प्रथा थी, बड़ी नारकीय प्रथा थी, आपने बहुत ही दलितों के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को स्पर्श किया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस विधा पर मैंने बहुत काम किया है, ऐसे गाँव का दौरा किया है, खासकर बुंदेलखंड में। लोगों ने बताया, हमने देखा कि वो जो डलिया थी, मैले की डलिया सर पे रखते थे, यहाँ पे रखते थे, महिलाओं ने दिखाया कि यहाँ पे देखिए गड्ढा पड़ गया है, और ट्यूबरकुलोसिस हमें हो गई है, हमें कितने लोगों को लेप्रोसी हो गई, तमाम व्याधियाँ हुई। तो यह एक बहुत बड़ी नारकीय प्रथा, सभ्य समाज के लिए। और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण में उल्लेख किया है, अपने लेखन में लिखा भी है कि जब इस प्रथा की बात होती है और विदेशों में कहीं चर्चा होती है तो हमारा सिर शर्म से टूट जाता है। तो इस प्रथा को रोकने के लिए, देखिए, ये मुगल कालीन से ये प्रथा शुरू हुई मुख्य रूप से, क्योंकि उनकी महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, और अंग्रेजों ने इस प्रथा को पूरा इंस्टीट्यूशनल बना दिया, पद क्रिएट कर दी और सब व्यवस्था कर दी, मतलब एक प्रकार से सिस्टम में आ गया। भारत की आज़ादी के बाद भी सरकारों ने वो सार्थक प्रयास नहीं किया जो कि इसको ख़त्म करने में एक बड़ी भूमिका अदा कर सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सलाम है, जिन्होंने हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन की जो उन्होंने योजना की थी, और इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने उस वाल्मीकि मंदिर से की थी जहाँ पे दिल्ली में पंचकुइया रोड पे, जहाँ पे महात्मा गांधी लगभग 2 वर्ष तक रुके हुए थे, और उस प्रथा ने इस देश से हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर लगभग विराम लगा दिया। तो यह एक गंभीर प्रश्न है, और हमारी सरकार इसमें पूरी तरह सजग है, और ऐसे लोगों को हम पुनर्वासन कर रहे हैं, और निकट भविष्य में बदलाव दिखाई पड़ेगा। आपने जब एक सवाल उठाया और एक बात बताई कि महात्मा गांधी 2 वर्ष तक जी दिल्ली के पंचकुइया मंदिर में, वाल्मीकि मंदिर में रहे, उसका असर 70 साल तक इस देश की राजनीति पर और इस देश की दलितों पर, खासकर वाल्मीकि समाज के लोगों पर हुआ।
वो कहीं जहाँ थे वो वहीं खड़े रहे। आपने प्रधानमंत्री की बात की कि प्रधानमंत्री ने भी एक प्रयास किया है। क्या ये प्रयास भी पिछले 70 सालों जैसा होगा या कुछ वाकई में बदलाव आएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि इस प्रयास का बदलाव तो अब दिखाई पड़ गया। प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड। आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, देखिए किसी भी गांव में चले जाइए, देखिए जो एकदम हाशिए का दलित था, जो मुसहर समाज था, आप देखिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, उनके जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि उनका पक्का मकान होगा, उनके घरों में रोशनी होगी, रसोई गैस कनेक्शन होगा, तो बदलाव दिखाई पड़ रहा है। और छोड़ तो दिया, हमारे जो 32,000 उत्तर प्रदेश में लोग थे, सब लोगों ने छोड़ दिया। आज उत्तर प्रदेश में आप कहीं हाथ से मैला उठाने की इक्का दुक्का घटनाएं, कहीं चोरी छुपे आप देख सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से अब ये प्रथा दम तोड़ चुकी है। ईमानदारी का एक सवाल आपसे जी, सच में दलित समाज कब ये कहेगा कि हम समाज के सभी अंगों के बराबर, एक ब्राह्मण के बराबर, एक क्षत्रिय के बराबर या और अन्य जातियों के बराबर खड़े होकर कहेगा कि हम सब एक जैसे हैं और एक जैसे हैं? दलित समाज का बना हुआ भोजन शिशिर शर्मा कब खाएंगे? यह भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह तो हमारे दलित आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर दलितों की त्रासदी क्या एक सदी तक और चलेगी क्या? इसी पर मंथन करके शर्मा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दलित जिसके आभारी हैं, इन्होंने जो भी योजनाएं चलाई हैं, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला हो, सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान भारत हो, इनके 80 से 90% लाभार्थी दलित समाज के लोग हैं। और जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो ये चालू हुई है, इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे की सोच यह है कि दलित जब आर्थिक रूप से जब तक संपन्न नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, तब तक उसकी त्रासदी समाप्त नहीं होगी, वो दलित का दलित ही रहेगा। इसलिए जो हमारी यह योजनाएं हैं वह लोगों को रोजगार बनाने के लिए ही नहीं बल्कि उद्यमी बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस समय पूरे देश में लगभग 200 बड़े दलित उद्यमी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की स्टैंड अप इंडिया योजना जो है, 200 दलित बड़े उद्यमी बन चुके हैं जिनका करोड़ों का टर्नओवर है। और ये हमारी जो अभ्युदय योजना है अनुसूचित जाति की, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आने वाले वर्षों में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। और जब आज़ादी का जब 100वां वर्ष आप शताब्दी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि दलित आपके साथ भोजन कर रहा है बैठ करके। 17% की आबादी जी, देश में दलितों की आबादी 17% है। 200 बड़े उद्यमी, मुझे लगता है ये संख्या कम नहीं है। अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। अभी नहीं, उद्यमी तो बहुत हैं, लेकिन मैं बड़े उद्यमियों की बात कर रहा हूँ। बड़े और चिन्हित उद्यमी जो जिनको पद्मश्री अवार्ड तक मिला है, तो ऐसे लोगों की अब चिन्हांकित तो हो रहे हैं। आपने कभी देखा पिछले दशकों में कोई दलित उद्यमी उभर के आया या कोई ग्रुप बन करके आया? अब आए हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने दलितों को भी सम्मान दिया है, आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी एक बड़ा सम्मान दिया है। सर, अंतिम सवाल जी, दलितों का रामराज्य कब आएगा? जब वो खुल के आएंगे और समाज में उनको बैंक में आवश्यकता होगी, वो जब एक इंडस्ट्री लगाने की बात करेंगे तो वो जाएंगे बैंक में और सब कहेंगे कि हम दलित नहीं, हमें दलितों जैसी सुविधा नहीं चाहिए, हम भी वैसे ही काम करना चाहते हैं जैसे और उद्यमी काम करना चाहते हैं। उनके लिए सरकार क्या करना चाहिए? रामराज्य कब आएगा? इसके लिए जो मैंने आपसे बताया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हो चुके हैं देश की आज़ादी का, और हमारी सरकार का प्रयास है कि जब हम इसकी शताब्दी समारोह मनाएंगे आज़ादी का, उस समय तक हम आर्थिक रूप से दलितों को इतना संतृप्त कर चुके होंगे कि वो दलित होने का दंश भूलने लगेगा और भूल चुका होगा। एक अंतिम सवाल और बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि दलित बस्तियां अलग क्यों हैं? ये हमारे समाज में एक साथ रहने के लिए क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था सरकार करती है कि हमारी बस्तियां या दलित भाई जो हैं
धर्म के नाम पर दलितों से ज़्यादा कट्टर हिंदुत्व किसी के पास नहीं है। धर्म का अगर झंडा ले जाने की बात होती है तो मैं देखता हूँ कि नवरात्रि में जो जवारे निकलते हैं, उन जवारों में दलित जो हैं वो अपने मुंह में मतलब जो गाल हैं इनमें भाला अंदर लगा लेते हैं। और इतना धर्म के प्रति चिंतित समाज, जब धर्म की बात आती है तो अलग बस्तियों में रहता है। ये कहीं न कहीं नहीं, देखिए ऐसा है, कलंक नहीं है हिंदुस्तान जी में। शर्मा जी, ये जो दलितों की त्रासदी है, आप जानते हैं सामाजिक कारणों से, और सामाजिक कारणों से अलग अलग बस्तियां बनी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया और दलित आप देख रहे हैं कि शहरों में ये त्रासदी नहीं है। और उसके लिए भी देखिए, आप प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दीजिए कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बनाई है। 6171 दलित गांवों को हमारी सरकार ने चिन्हित किया उत्तर प्रदेश से, और वो दलित बाहुल्य गांव है। ऐसा नहीं केवल दलित हैं वहाँ, दलित बाहुल्य गांव, 50% से ज़्यादा आबादी उनकी है। और उन गांवों को हम आदर्श ग्राम बना रहे हैं, जिसमें स्वच्छ जल पेय व्यवस्था होगी, सड़क की सुविधा होगी, आंगनबाड़ी की व्यवस्था होगी, डिजिटलाइजेशन होगा उसका, वहाँ पे शिक्षा के संसाधन होंगे, और सारी जो सुविधाएं होती हैं, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था होगी। एक आदर्श ग्राम स्थापित कर रहे हैं, और उसके पीछे सोच वही है जो आप महसूस करते हैं कि सारे लोग मिलकर रहें और एक समभाव से रहें, समझता से रहें। धन्यवाद। ये थे अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त लालजी निर्मल। उनका साफ तौर पर मानना है कि पिछले आज़ादी के बाद 70 वर्षों में दलितों के लिए कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह उपयोग किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अब ये प्रयास कर रही है कि वो दलितों की जो अलग पहचान है उसको समाज के एक सूत्र में पिरोने का काम करेगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं शिशिर शर्मा, VIP न्यूज़ लखनऊ।